मेरा नाम विराट है। मैं दिल्ली शहर का रहने वाला हूँ। मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था जो उसके मरने के बाद मैंने संभाला हुआ था। एक दिन ऑफिस से निकला और घर की तरफ जा रहा था कि सड़क की दाएं तरफ एक जवान और खूबसूरत लड़की खड़ी भीख मांग रही थी। वह देखने में तो भिखारिन बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। देखने में तो ऐसा लगता था कि वह पढ़ी लिखी और किसी खास अच्छे खानदान की लड़की हो। मेरे दिल ने कहा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी रोकी और उससे भीख मांगने की वजह पूछी। मेरी बात सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू भर आए। कहने लगी कि मेरी माँ के सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उस लड़की ने बताया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह अपनी माँ का इलाज करवा सके। मैंने जल्दी से उसे गाड़ी में बैठाया और उसके साथ उसके घर चला गया। उसकी माँ की हालत सच में बहुत खराब थी। मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी माँ का सारा इलाज करवाया। वह लड़की बार बार मेरा धन्यवाद कर रही थी। उसने अपना नाम अंजलि बताया था। अंजलि की माँ के अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। उसकी मासूमियत मुझे बहुत पसंद आई। उसे देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा था। 2-4 मुलाकातों में ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई, इसलिए मैंने उसे ऑफिस में जॉब दे दिया। धीरे धीरे उसे देखकर मेरे दिल में और भी ज्यादा हलचलें मचने लगी और फिर 1 महीने बाद ही मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वह मेरी बात पर हैरान हो गई, लेकिन अगले ही पल खुश भी हो गई। उसकी माँ को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि वह भी खुश थी कि वह अपने फर्ज से आज़ाद हो जाएगी। मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं थे। एक बड़ी बहन थी, उन्हें रिश्ता लेने के लिए भेजा, मगर दीदी ने कहा कि उन लोगों की डिमांड बहुत है। उनका कहना है कि अगर तुम्हारा भाई मेरी बेटी से शादी करना चाहता है तो पहले मेरी बेटी के नाम अपनी आधी जायदाद करे। वह ऐसी औरत नहीं है जैसा तुम उसे समझते हो। मुझे दीदी की बात पर विश्वास नहीं आया और मैं सीधा अंजलि के घर पहुंच गया। मैंने सोचा कि मैं खुद अंजलि और उसकी माँ से बात करूंगा। अगर वह चाहती है कि मैं अपनी आधी जायदाद उनकी बेटी के नाम कर दूं, तो मैं यह भी करने के लिए तैयार था। अंजलि के बिना रहने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। हो सकता है कि अंजलि की माँ को अपनी बेटी के भविष्य की फिक्र हो। उन्हें डर हो कि कहीं मैं उनकी बेटी को भविष्य में छोड़ ना दूं, इसलिए वह अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए ऐसा करना चाहती हो। इसलिए मैं इस बात पर भी तैयार हो गया। मैंने देखा कि अंजलि के घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मैंने आसपास के लोगों से पता किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ वे लोग किराए पर रहते थे और कल ही हमेशा हमेशा के लिए यह घर छोड़कर चले गए हैं। वे लोग हमेशा हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा चुके हैं। मैं हैरान और परेशान था। अंजलि तो इस रिश्ते को लेकर कितनी खुश थी और उसकी माँ को भी शादी से कोई परेशानी नहीं थी। फिर वे लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर क्यों चले गए? मैं पागलों की तरह अंजलि को ढूंढ रहा था। उसका फोन भी बंद था। मुझे वह लड़की दोबारा नहीं मिली। मैंने उसे पूरे शहर में ढूंढा, मगर वह तो पता नहीं कहाँ चली गई थी। धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए। उसका नंबर अभी भी बंद था। मैं हैरान था कि अगर उसे मुझसे शादी नहीं करनी थी तो फिर शादी करने के लिए राजी ही क्यों हुई थी, और अगर राजी हो गई थी तो यह शहर छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी। मेरी दीदी मुझसे कहती कि कुछ लोग इस काबिल नहीं होते कि उन्हें इतनी इज्जत सम्मान उनकी उम्मीदों से बढ़कर दिया जाए। तुम्हारा दिल साफ है और तुम हर किसी को अपना तरह समझते हो, पर सब लोग एक जैसे नहीं होते जैसे तुम समझते हो, इसलिए तुम उस लड़की को भूल जाओ। मैं खुद तुम्हारे लिए एक अच्छी और प्यारी सी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। मैंने कहा, दीदी वह मेरे साथ शादी करने के लिए खुश थी, फिर भला वह कैसे किसी दूसरे लड़के की खातिर मुझे छोड़ सकती है। दीदी ने कहा कि हो सकता है कि उसे तुमसे भी अमीर लड़का मिल गया हो, इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया हो। मैंने फिर दीदी के सामने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह मेरी माँ के समान थी। मैं उनका बहुत सम्मान करता था। मैंने अंजलि की खातिर अपना समय, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसको भूल जाना आसान नहीं था। उसने मेरा दिल तोड़ दिया था। लड़कियां तो मेरे पीछे दीवानी थी।
मुझे खुद शादी करने के लिए प्रपोज करती थी, लेकिन मैं अपनी पत्नी के रूप में एक सिंपल सी लड़की चाहता था जो सच्ची मोहब्बत दे सके, और वह लड़की मुझे अंजलि में दिखाई देती थी। समय गुजरता रहा और 2 साल गुजर गए जब दीदी ने एक दिन कह दिया कि अब मैं तुम्हारी शादी करके ही रहूंगी। आखिर कब तक उसके जाने का दुख मनाते रहोगे? जिन्हें साथ निभाना हो वह बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जाया करते। मैं और तुम्हारे जीजू सिर्फ तुम्हारे लिए ही इस घर में रहते हैं। अब शादी कर लो ताकि मैं भी अपने घर जा सकूं। आखिर कब तक यहाँ पड़ी रहूंगी? मेरी दीदी और उनके पति भी इसी घर में रहते थे। वह मेरी सौतेली बहन थी, पर फिर भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उन्होंने जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ दिया था। मेरे पापा ने 2 शादियां की थी, एक शादी अपने घर वालों की मर्जी से और दूसरी शादी खुद अपनी पसंद से। पापा की पहली पत्नी से एक बेटी थी जो मेरी दीदी थी। वह मुझसे 6 साल बड़ी थी और मैं दूसरी पत्नी थे था जिसे पापा ने अपनी पसंद से शादी की थी। और जिस दिन पापा मेरी माँ को अपने घर लेकर आए थे तब मैं 1 साल का था। पहले तो दादा ने पापा का बहुत विरोध किया, मगर जब देखा कि मेरी माँ ने उन्हें इस घर का वारिस दिया है तो उन्होंने मेरी माँ को स्वीकार कर लिया और फिर मैं और मेरी माँ वहीं रहने लगे। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे अपने खानदान वालों से प्यार मिलता गया, लेकिन मेरी दीदी मुझसे बहुत चिढ़ा करती थी। वह कहती थी कि तुम बहुत मनहूस हो, जब से आए हो मुझसे ज्यादा सब तुमसे प्यार करते हैं। तुम्हारे आते ही सब ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। लेकिन पापा कहते कि तुम दोनों भाई बहन हो, बस माँ अलग अलग है तो क्या हुआ, मगर तुम दोनों मेरी ही औलाद हो। अगर ऐसे लड़ते रहे तो सब क्या कहेंगे कि दोनों बच्चे कितने बदतमीज हैं। और मेरी माँ भी मुझसे यही कहती कि कोई भी औरत चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर, उसको हर हाल में सम्मान करना चाहिए। और तुम्हारी दीदी तुमसे बड़ी है, अगर कुछ कह दे तो चुपचाप उसका कहा मान लेना और उससे कभी बहस मत करना। अच्छे बच्चों की यही निशानी होती है। मम्मी की नसीहत सुनकर मैं दीदी से सॉरी बोल देता था और कहता था कि ठीक है दीदी, अब मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। मेरी बात सुनकर पापा प्यार से मेरा माथा चूम लेते थे और दीदी पांव पटकती हुई कमरे से चली जाती थी। मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया और जब एक दिन माँ सीढ़ियों से गिरी तो उनके सर पर गहरी चोट लगी, जिससे वह 2-3 दिन सांस तो लेती रही, मगर तीसरे ही दिन वह इस दुनिया से चल बसी। मैं उस समय 12 साल का हो चुका था। मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मौत ने मेरे घर का दरवाजा देख लिया हो, क्योंकि अगले 2 सालों में दादा और दादा भी चली गई। अब इन तीनों मौतों से पापा बिल्कुल टूट के रह गए। वह मेरा पहले से भी ज्यादा ख्याल रखते थे और मेरी बड़ी माँ से कहते कि अब इस घर को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वह पापा के सामने मुझसे बहुत प्यार से बात करती, लेकिन जब पापा कमरे से बाहर चले जाते तो मुझसे कहती कि तुम मेरी सौतन की औलाद हो, अपनी माँ के साथ ही मर जाते तो अच्छा होता। वह मुझे धिक्कारती हुई कमरे से चली जाती। मैं कितनी देर तक रोता रहता कि मेरा क्या कसूर था। क्या मैं सच में मनहूस हूँ? क्या सच में हमारे यहाँ आने से घर खाली हो गया है? मेरी आंखों के सामने मेरी माँ का चेहरा आ जाता है। वह कैसे रोती थी। माँ पापा से बहुत कहती थी कि मेरे साथ अजीबोगरीब हादसे होते हैं। कभी कोई मेरे कपड़ों को काट देता है, कभी खाना बनाती हूँ तो नमक तेज हो जाता है, वह कभी खाना जल जाता है। मैं हैरान रहती हूँ कि यह सब कैसे हो जाता है। पापा मेरी माँ को समझाया करते कि यह सब तुम्हारा वहम है। माँ कहती कि मेरा वहम नहीं है, जब से यहाँ आई हूँ मेरे साथ सब कुछ उल्टा हो रहा है। कभी कोई फोन करके मुझे अजीब किस्म की आवाज में डराता है, पर मुझे उसकी आवाज समझ नहीं आती कि आखिर सामने वाला कहना क्या चाहता है और वह मुझे डराता क्यों है। पापा माँ को समझाते कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस उल्टा सीधा खुद ही सोचती रहती हो। फिर माँ कहती कि मैं आपको नंबर दिखाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। जैसे ही माँ ने पापा को नंबर दिखाया तो फोन में नंबर नहीं होता। पापा ने कहा कि मैं ठीक ही कह रहा था, तुम्हें तो वहम की बीमारी हो गई है। मैं तो कहता हूँ कि किसी दिमाग वाले डॉक्टर के पास चलते हैं। सारा दिन टीवी पर सीरियल देख देख कर तुम्हारे दिमाग में असर हो गया है। माँ कहती कि मैं सारा दिन घर के काम करती हूँ,
आपकी माँ ने तो नौकरों की छुट्टी कर दी है और सारा काम मुझसे ही करवाती है। अब मैं उनके ताने सुन सुनकर थक चुकी हूँ। मैं उस समय बहुत छोटा था, मगर मुझे अपनी माँ की बातों पर विश्वास था। इस घर में ऐसा कौन था जो मेरी माँ को तंग कर रहा था? मैं जानना चाहता था, लेकिन फिर उन्हीं दिनों में मेरी माँ की भी मृत्यु हो गई। वह सीढ़ियों से कैसे गिरी समझ नहीं आया था। सबने कहा था कि मेरी माँ को दिमाग की समस्या है, इसी वजह से उनका संतुलन बिगड़ गया होगा और वह खुद ही सीढ़ियों से गिर गई होगी। जब मेरी माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था, तो पापा ने मुझे बड़ी माँ यानी कि मेरी सौतेली माँ के हवाले कर दिया था। वह अपने बिजनेस को देख रही थी, पर मुझे कोई भी नहीं संभालता था। मैं नौकरों के सहारे पर था। वह भी अपनी मर्जी करते थे। उनको भी कोई नहीं पूछता था कि विराट ने खाना खाया है या नहीं, विराट को स्कूल भेजा या नहीं, उसे होमवर्क कराया या नहीं। किसी को कोई मतलब नहीं था। नौकर भी अपनी मनमानी करते, जब चाहते खाना दे देते, जब चाहते ना देते। मैं भूखा भूखा उनके पीछे रोता फिरता। माँ के बिना इस दुनिया में कोई नहीं था। जिस दिन मेरी माँ गई, उनके साथ मेरी सारी खुशियाँ भी चली गई। मैं स्कूल से कॉलेज पहुंच चुका था जब दीदी की शादी हुई, और दीदी शादी के बाद यहीं रहने लगी, क्योंकि बड़ी माँ अपनी आंखों से उन्हें दूर नहीं करना चाहती थी। और फिर एक दिन रोड एक्सीडेंट में पापा और बड़ी माँ भी चल बसे। वे दोनों एक रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे, और फिर उनके बाद सब कुछ मेरी दीदी और मेरे जीजू ने संभाल लिया। पापा के वकील ने बताया कि मेरे पापा पहले ही सब कुछ मेरे नाम कर चुके थे, और मेरी माँ इकलौती थी। उनका सब कुछ पहले से ही मेरे नाम पर था। दीदी को पापा ने शादी के समय उनका हक दे दिया था, लेकिन इस बात का मुझे नहीं पता था। दीदी सदमे में थी, लेकिन मैं उनका बहुत ख्याल रखता, और फिर धीरे धीरे दीदी का व्यवहार मेरे साथ ठीक होता गया। दीदी के अच्छे व्यवहार से मैं बहुत खुश था। दुनिया में मेरा था ही कौन। दीदी से प्यार मिला तो जिंदगी में जैसे खुशी की लहर लौट आई थी। दीदी कहती कि बड़ी बहन भी माँ जैसी होती है, कभी खुद को अकेला मत समझना। मैं बहुत खुश हो गया था और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से जारी रख सकता था। एक दिन दीदी ने कहा कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, तब तक मैं और तुम्हारे जीजू यहीं रहेंगे। अब माँ बाप के बाद मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मैंने कहा, दीदी आपको कभी भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा यही रहें। तब दीदी ने कहा कि क्या पता कल को तुम्हारी पत्नी आ जाए और वह मुझे इस घर में सहन ना करे, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। मेरे ससुराल वाले क्या बोलेंगे कि इतने साल जिस भाई के घर में रही, उसी ने अब घर से निकाल दिया है। तुम ऐसा करो कि मेरा यह घर मेरे नाम कर दो। मैंने कहा, दीदी यह कौन सी बड़ी बात है, यह घर जितना मेरा है उतना ही आपका है। मैं यह घर आपके नाम कर दूंगा। मेरी बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई, लेकिन फिर समझ गुजरता गया। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और ऑफिस जाने लगा, और पापा का बिजनेस भी संभाल लिया। और फिर दीदी ने अपनी पसंद से मेरी शादी एक लड़की से करा दी। शादी की रात जैसे ही कमरे में पहुंचा, मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। मैं जल्दी से उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन वह मर चुकी थी। मेरे सास ससुर भी वही अस्पताल आ गए। उन्होंने पुलिस बुला ली और मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैंने ही उनकी बेटी को मारा है। बड़ी मुश्किल से 3 महीने के बाद मुझे जेल से छुड़वाया गया। धीरे धीरे मैं इस हादसे को भूल गया, हालांकि मुझे भूलने में काफी समय लग गया था। और फिर धीरे धीरे मेरी जिंदगी रूटीन पर आ गई। और फिर मुझे अंजलि मिली थी, जिससे मुझे अचानक मोहब्बत हो गई। फिर वह भी अचानक से गायब हो गई। मैंने उसे दिन रात दीवानों की तरह ढूंढा, लेकिन वह मुझे नहीं मिली। अंजलि के जाने के बाद तो मैं बिल्कुल टूट गया। अब तो मुझे लगने लगा था कि मैं सच में मनहूस हूँ, जो सबकी खुशियों को खा जाता हूँ। दीदी ने मुझे बहुत समझाया कि अंजलि को भूल जाओ, वह बहुत धोखेबाज और लालची लड़की थी। मैं तुम्हारे लिए अंजलि से भी सुंदर लड़की लेकर आऊंगी और तुम्हारी पत्नी बनाऊंगी। देखना, वह तुम्हारी जिंदगी बना देगी। मैं भी धीरे धीरे अंजलि को भुलाने की कोशिश करने लगा। दीदी ने मेरा ऐसे में बहुत साथ दिया। उन्होंने मुझे बहुत संभाला था। धीरे धीरे मेरी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी थी, और फिर दीदी की जिद पर मैंने दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी। एक दोस्त की बेटी से शादी कर ली, मगर हैरत की बात यह थी कि शादी की रात मेरी दूसरी पत्नी भी मर गई। मैं बहुत दुखी था, क्योंकि यह दूसरी बात था।
अब तो कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं थी और मैंने भी दीदी से साफ साफ कह दिया कि अब मुझे शादी नहीं करनी, बल्कि मैं यह देश छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। दीदी ने रोना शुरू कर दिया और कहने लगी कि तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? मेरा एक ही तो भाई है और वह भी मुझे छोड़कर जा रहा है। लेकिन मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। 28 साल की उम्र तक बहुत कुछ देख चुका था और सह चुका था। मैं इंडिया से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था कि उन्हीं दिनों एक बूढ़ी औरत मेरे ऑफिस में आई। उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था और मेरे पैरों में गिरकर रोते हुए मुझसे बोली कि मेरे घर में 2 अपाहिज लड़कियां हैं, तुम उनसे शादी कर लो, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मैं बूढ़ी लाचार औरत अब उनका सहारा नहीं बन सकती। मेरे जाने के बाद पता नहीं मेरी बेटियों का क्या होगा। तुम उनका सहारा बनोगे तो भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। मुझे उस बूढ़ी औरत पर दया आ गई और मैंने बहुत सोचने के बाद हाँ कर दी और फिर उनसे शादी कर ली। शादी के बाद मैं उन्हें अपने दूसरे घर ले गया। वे दोनों बाहर ही सोफे पर बैठी थी। जब मैंने घूंघट हटाया तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वह तो मेरी पहली दोनों पत्नियां थी, लेकिन उनके आधे चेहरे जले हुए थे और देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। वे तो मर चुकी थी, लेकिन जिंदा कैसे हो गई, मैं हैरान रह गया। जब उस बूढ़ी औरत ने अपने चेहरे से मास्क उतारा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह तो मेरे घर में काम करने वाली नौकरानी थी, जिन्हें माँ के जाने के बाद मुझे संभाला था। नौकरानी पापा के समय से ही हमारे घर में काम करती थी। मैं उन्हें मौसी कहता था और फिर वह अचानक से कहाँ चली गई। मैं हैरान था और अपनी पत्नियों को देखकर परेशान भी। मेरी मौसी से पूछा कि यह सब क्या है और यह जिंदा कैसे हुई, यह तो मर चुकी थी। मौसी ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम्हारे साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है। मैं तुम्हें सच बताती हूँ। मौसी ने कहा कि जब तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ को घर लेकर आए थे तो तुम्हारी सौतेली माँ ने उसे स्वीकार नहीं किया था। वह उसे दिमागी तौर पर मरीज बनाने पर तुली हुई थी और फिर धीरे धीरे उसे दिमागी मरीज बना ही दिया। उस दिन अगर तुम्हारी माँ बच जाती तो सबको सच्चाई पता चल जाती। तुम्हारी माँ को ऐसी दवाई दी जा रही थी जिससे वह अंदर ही अंदर खत्म हो रही थी और यह सब तुम्हारी सौतेली माँ कर रही थी। और फिर तुम्हारी माँ की मौत हो गई। उसके बाद वह माँ बेटी तुम्हें खत्म करना चाहती थी। तुम्हारे खाने में कुछ ना कुछ मिला देती, लेकिन मैं वह खाना बदल दिया करती थी। मैं यह सब बड़े साहब को बताना चाहती थी, मगर मैं जब भी उनके पास जाती तो कोई ना कोई उनके पास होता। और फिर तुम्हारी बड़ी माँ और पापा की भी मृत्यु हो गई और सब कुछ तुम्हारी दीदी ने संभाल लिया, जिस पर तुम्हें अंधा विश्वास है। वह ऐसी नहीं है जैसा तुम मुझे समझते हो। उसने जानबूझकर इस घर में रहने का फैसला किया ताकि तुमसे धीरे धीरे सब कुछ छीन सके। जब उसे पता चला कि सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर है और उसे कुछ नहीं मिलने वाला, तब उन दोनों पति पत्नी ने सोचा क्यों ना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी जाए, ताकि तुम खुद ही सब कुछ उनके हवाले करके यह देश छोड़कर चले जाओ और कभी दोबारा शादी नहीं करो। जिस लड़की को तुम पसंद करते थे वह खुद नहीं भागी थी। जिस दिन तुम्हारी दीदी रिश्ता लेकर गई थी तो उसकी माँ को तुम्हारी बहन ने बहुत बेइज्जत किया था और अंजलि को धमकाया था कि अगर तुम यह शहर छोड़कर नहीं गई तो तुम्हारी माँ जिंदा नहीं बचेगी। अंजलि से यह भी कहा था कि शहर छोड़ने के बाद तुम विराट से किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं रखोगी, नहीं तो यह तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। और जबरदस्ती उन्हें यह शहर छोड़ने के लिए कहा था। मैं भी उस दिन उनके साथ थी। मैंने घर आकर तुम्हारी बहन से कहा था कि बेटी ऐसा मत करो, विराट अंजलि से बहुत मोहब्बत करता है। और तब तुम्हारी बहन ने कहा कि बुढ़िया, अपने औकात में रहो और इस घर के फैसले सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। और कहने लगी कि इसकी जायदाद पर सिर्फ मेरा हक था। अगर विराट और उसकी माँ मेरे पापा की जिंदगी में नहीं आते तो सब कुछ मेरा होता, इसलिए मैं अपना सब कुछ वापस लेकर रहूंगी। मरते दम तक उसे सुकून से नहीं रहने दूंगी, उसकी हर खुशी छीन लूंगी। और जब तुम्हारी दीदी ने तुम्हारी शादी करवा दी तो शादी की पहली रात तुम्हारी दुल्हन को दूध में दवा मिलाकर पिला देती, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती। तुम्हारी दीदी ने डॉक्टर को पैसे दिए यह कहने के लिए कि विराट से कहना कि तुम्हारी पत्नी मर गई है। तुम्हारी दीदी ने तो तुम्हारे सास ससुर को भी खरीद लिया था। बहुत बड़ी साजिश के साथ तुम्हें जेल भेजा गया था।
जबकि तुम्हारी दोनों ही पत्नियां जिंदा थी। मैं तुम्हारी पहली पत्नी को अपने साथ ले गई क्योंकि अब यह अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती थी। और दूसरी बात भी, जब तुम्हारे साथ यही हुआ तो मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी को भी यहाँ ले आई और उसका इलाज करवाती। आधे जले चेहरे के साथ उनके घर वालों ने भी उन्हें स्वीकार नहीं किया था और इसका आधा चेहरा तुम्हारी दीदी ने जलाया था ताकि यह लड़की तुम्हारे सामने कभी ना आए और तुम इसे पहचान ना सको। मासी की बातें सुनकर मैं पत्थर बन चुका था। मेरी बहन, जिसको मैंने माँ का स्थान दिया, वही मेरी दुश्मन बनी रही और मैं उस पर अंधविश्वास करता रहा। मैं अपनी दोनों पत्नियों को अपने साथ लेकर घर आ गया। मैं जैसे ही घर पहुंचा, दीदी अपने पति के साथ बैठी चाय पी रही थी और उसका पति उससे कह रहा था कि आखिर हमारा प्लान कामयाब हो ही गया। तुम्हारा पागल भाई देश छोड़कर जा रहा है, उसका टिकट भी कंफर्म हो चुका है। उसके बाद सारा पैसा और बिजनेस हमारा हो जाएगा। तभी अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह अपनी जगह से उठ गए। मेरी पत्नी अभी मेरे साथ थी। मैंने दीदी से कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर आपने जो तकलीफ इन लड़कियों को दी वह मैं सहन नहीं कर सकता। मैं तो आपको अपनी माँ के समान समझता था। मैंने आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया और आपने मुझे क्या दिया? साफ साफ कह देती कि भाई मुझे यह सब शान शौकत दौलत चाहिए, मैं सब कुछ आपके नाम कर देता। आपके एक बार कहने से मैंने यह घर आपके नाम कर दिया था क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता था। आपकी खातिर कुछ भी कर सकता था। मेरी माँ तो कहती थी कि बहनें तो अपने भाइयों से बहुत मोहब्बत करती हैं, कभी उनका बुरा नहीं चाह सकती, पर आपने यह सब क्या कर दिया। मैं रो रहा था। फिर मेरे जीजा ने मुझ पर निशाना लगाया, लेकिन निशाना चुप कर मेरी एक पत्नी के सीने पर जा लगा और दीदी ने कहा कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, इतनी नफरत कि तुम सोच भी नहीं सकते। इससे पहले कि दीदी कुछ और कहती, पुलिस आ चुकी थी। पुलिस दोनों को पकड़ कर ले गई और मैं अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुछ महीनों बाद मैंने अपनी दूसरी पत्नी की सर्जरी करवाई और वह बिल्कुल ठीक हो गई। मेरी दीदी और जीजा जेल में थे। मेरी पहली पत्नी मर गई थी और दूसरी पत्नी मेरे साथ रह रही थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी, पर मैं अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। समय गुजरता गया, जिंदगी रूटीन पर आ गई। एक दिन पता चला कि मेरी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती। वह बहुत रोई। उसने बहुत इलाज करवाया, पर डॉक्टर ने कहा कि वह बांझ है। उसने मुझसे कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो। मैंने कहा कि मुझे औलाद की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए दोबारा कभी मुझसे शादी की मत कहना। मगर उसने बहुत ज़्यादा जिद की तो मैं मान गया। मुझे अपनी ज़िंदगी अब एक तमाशा नजर आ रही थी, लेकिन शादी की रात मुझे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली। जिससे मेरी शादी हुई वह अंजलि थी, जिसे मैं मोहब्बत करता था। जो कुछ हुआ मैंने उनसे माफ़ी मांगी और मैंने अपनी मोहब्बत को पा लिया था। इत्तेफाक से मेरी पहली पत्नी की वह दोस्त थी, पर वह नहीं जानती थी कि जिससे मैं मोहब्बत करता था वह वही लड़की है। मुझे अब मेरी मोहब्बत मिल चुकी थी, वह मोहब्बत जिसके लिए मैं बहुत तड़पा था। फिर मैं अंजलि और अपनी पहली पत्नी के साथ रहने लगा। मैंने उसे अंजलि को मेरी ज़िंदगी में लाने के लिए शुक्रिया अदा किया और फिर मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ चुकी थी। आज मैं 2 बेटियों का बाप हूँ। मेरी दोनों पत्नियाँ मिलकर रहती हैं और मेरे बच्चे अपनी बड़ी माँ के साथ रहते हैं। बच्चे मेरी पहली पत्नी को मम्मी कहते हैं, जबकि अपनी सगी माँ को छोटी माँ कहकर पुकारते हैं। जिंदगी में कभी भी सिक्के के एक पहलू को देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा नहीं होता जैसा हम सोच रहे होते हैं।